नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशंस की इन बुक्स को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तकें हैं। वैसे तो इसमें मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हैं, लेकिन जो किरण पब्लिकेशन है ये भारत का बहुत ही पुराना पब्लिकेशन है, विश्वसनीय पब्लिकेशन है। 25-30 साल से ज्यादा हो चुकी हैं और इन पुस्तकों की खासियत है कि इसमें मानक प्रश्नों को रखा जाता है, मानक उत्तर रखे जाते हैं। इनके जो शॉर्ट पेपर होते हैं उसमें वही आंसर मिलेंगे आपको जिसको आयोग मानता रहा है। और ये पुस्तकें आपको हिंदी माध्यम में भी मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ पुस्तकें देख भी सकते हैं। ये कांस्टेबल और एसआई एएसआई का शॉर्ट पेपर है। सामान्य ज्ञान एवं मूल विधि का चैप्टर वाइज विस्तृत व्याख्या इसमें दी गई है। ये रीजनिंग की इनकी अलग से बुक आती है, ये भी शॉर्ट पेपर की पुस्तक है। इसी तरीके से इनका एक गणित का शॉर्ट पेपर एक अलग से आता है जिसमें 24 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे पिछली भर्तियों के, और ये सारे जो प्रश्न है वो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की ये बुक्स आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इनकी अलग अलग स्टडी गाइड भी आती हैं। जैसे आप लोग हिंदी की ये बुक देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन हिंदी, किरण इंस्टीट्यूट की, चूंकि हिंदी पूछा जाता है पुलिस भर्ती में। इसके 5600 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनकी पूरी व्याख्या इस पुस्तक में दी गई है, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को समायोजित किया गया है जो विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं। ये देखिए आप लोग, इनका प्रैक्टिस वर्क बुक भी आता है। और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर समान अध्ययन तैयार करना चाहती हैं तो यहाँ पर एक वन लाइनर बुक इनकी आती है। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उस पर आधारित ये बुक है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दरोगा भर्ती की ही। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि दरोगा भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। मैंने एक वीडियो बनाया था जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी और इस बार आवेदन भी ज्यादा होंगे, और मैंने उसका कारण भी बताया था। ये कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाएगी कि पिछली बार की तुलना में पदों की संख्या लगभग आधी है, और दूसरा इस बार उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। 3 साल की उम्र सीमा में छूट देना बहुत बड़ी बात है। कम से कम 3 साल की वजह से 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। लिखा है इसमें उप निरीक्षक के 4534 पदों पर भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन आने की उम्मीद है। 25 लाख तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया इन्होंने। इतना तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके अनुरूप आगे लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रणाली लागू की है, और जिसके तहत अब तक 8,46,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और इनमें से 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। 12 अगस्त को दरोगा भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और जिसकी अंतिम तारीख 11 सितंबर निर्धारित की गई है। बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि अंतिम 10 दिनों में दरोगा भर्ती के लिए आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। बात तो सही है, तेजी से बढ़ेगी, मैं मानता हूं, लेकिन 25 लाख आवेदन नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा 15 लाख के आसपास आवेदन हो सकते हैं, 15 लाख के आसपास। उप निरीक्षक के कुल पदों में आरक्षी नागरिक पुलिस के 4,242, प्लाटून कमांडर पीएसी के 135 और प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60, और लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर में महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 महिला प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 11 सितंबर निर्धारित की गई है। तो इसमें कल विद्यार्थियों ने एक ट्विटर पर अभियान भी चलाया था, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। आवेदन में बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या हो रही है, जैसे ईडब्ल्यूएस में जो आवेदन क्रमांक मांगा जा रहा है उसकी एक समस्या है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो रही है प्रोविजनल डिग्री की। तो डिग्री के उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थी कहना है कि अंक पत्र से ही काम चला लिया जाए, डिग्री अब जब डीवी होगी तब मांग लीजिएगा। वहीं पर विद्यार्थी इसमें आवेदन में ओटीआर में संशोधन के लिए भी अलग से समय की मांग भी कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो एक मौका भी दिया जाए विद्यार्थियों को, और उसके लिए कुछ समय भी दिया जाए। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। कल कुछ विद्यार्थी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलने गए थे, और मुख्यमंत्री जी को संबोधित वहां पर ज्ञापन दिया गया। और सुनिए शीतला प्रसाद ओझा जी ने क्या बताया है। तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अथक प्रयासों के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के संबंध में 3 प्रतियोगी छात्र गए हुए थे, जिसमें कि बहन स्वाति सिंह, बहन रंजीता तिवारी जी और एक भाई आशुतोष मिश्रा जी। वर्तमान समय में वो एसआरएफ हैं।
हुए और उनका रिसर्च भी कंप्लीट हुआ संस्कृत विषय से, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 7 सालों से एलटी की और 5 वर्षों से प्रवक्ता की वैकेंसी ना आने से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ा। और उम्मीद है कि आपकी बात शासन में है। वहाँ जब गए तो मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अवनीश श्रीवास्तव जी को दिया गया और उम्मीद है कि शासन तक आपकी बात पहुंची है, लेकिन इस पर एक कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है आयु सीमा से संबंधित। और आज एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी था, क्या कहते हैं, कोर्ट में टेट लागू कराने को लेकर के कुछ दस के लिए होता है। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एक आयोग में जिस दिन पेश होना था आयोग को के आला अफसरों को और शिक्षा निदेशालय को, तो एक पत्र भी हमने जो है भिजवाने का कार्य किया। तो उसमें उस पत्र में पूरा हमने उनको बताया कि ये 2017 का मामला था, ऑर्डर केस खारिज हो गई थी यूपी टेट से संबंधित। तो टेट से कोई भाग नहीं रहा, लेकिन प्रदेश के उन लाखों प्रतियोगी छात्रों के सपने को साकार करने के लिए हम लगे हैं कि आप सफल होइए। और साथ साथ ही मित्रों, ये समय व्यक्ति का बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि कालक्रमेण जगता परिवर्तमान चक्रार्पण तिरुगच्छति भाग्यवान। बाकी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दरोगा भर्ती में तो छूट दी गई, लेकिन एलटी में छूट नहीं दी गई। और ये बताया गया इनके द्वारा कि इसको लेकर के जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि ये आयोग का मामला एक छोटा मामला नहीं है और इसको कैबिनेट में ये बात रखी जाएगी। कैबिनेट से ये कुछ हो सकता है और उसके लिए इंतजार करना होगा। बात शासन तक पहुंची गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली जो सूचना है वो है लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग से तीसरी भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो रहा है। एक तो एलटी ग्रेड की 7,466 पदों पर वैकेंसी चल ही रही है और दूसरा प्रवक्ता की 1518 पदों पर भर्ती चल रही है और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला है, वो भी बम्पर पदों का। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए इस बार पदों की संख्या 1253 से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए लिखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही अभ्यर्थियों को तीसरी बड़ी भर्ती का तोहफा देने जा रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के बाद अब राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों में भर्ती के लिए ई अधियाचन भेजा जा चुका है और निदेशालय ने आयोग को पहले 562, दूसरे चरण में 691 पदों का अधियाचन भेजा है। यह भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी और इसमें प्रीमेंस होगा। अंतिम चयन की मेरिट जो बनेगी वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। आयोग की ओर से 28 जुलाई को एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर और 12 अगस्त को प्रवक्ता के 1,518 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इस बार बदलाव किया गया है और जब सीएम के पास ये प्रस्ताव ये गया था तब ये कहा गया था कि 75% जो नंबर है वो लिखित परीक्षा के होंगे डिस्क्रिप्टिव वाले और 25% जो अंक है वो इंटरव्यू के होंगे। सीएम ने इसको मना कर दिया था और शायद इसमें कुछ बदलाव के लिए कहा गया था, तो 20% हो सकता है कि नंबर इंटरव्यू के जोड़े जाएं और 80% नंबर जो है वो लिखित परीक्षा के जो मेंस के जोड़े जाएंगे। इस तरीके से ये मेरिट बनेगी। सरकार 50 से ज्यादा बच्चों वाले व 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्कूलों का विलय नहीं करेगी और हाई कोर्ट ने सीतापुर के स्कूलों के विलय के मामले में यथास्थिति 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जीएसटी की नई दरों को मंजूरी, सस्ते सामान का रास्ता साफ। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास। अब कल राज्यसभा से भी ये पारित हो गया है। संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। बहुत सारी जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म थे, जो कंपनियां थी, वो इसका विरोध कर रही थी और उनका कहना था कि इसमें लाखों लोगों की जो रोजगार वगैरह वो छूट जाएगा और इसको बंद ना किया जाए। और बताते हैं कि इसमें 2 लाख करोड़ का जो है कारोबार होता था। 32 करोड़ तक का ये लोग मुनाफा कमाते थे और सरकार को भी टैक्स मिलता था लगभग 25,000 करोड़। तो काफी लंबा व्यापार था, लेकिन सरकार ने कहा कि पैसे हम कहीं और से कमा लेंगे, इसको बंद करना आवश्यक है। और बहुत सारे लोगों को लत भी लग जाती थी और नुकसान भी होता था, बहुत सारे लोगों का पैसा भी इसमें डूबता था। ये सब जितने भी गेमिंग वगैरह होते हैं, 100 लोगों से पैसा लेके 100 लोगों का पैसा जाता है, 1 लोगों को पैसा मिलता है और ज्यादा ही होता है, मतलब 1000 लोगों का पैसा डूबता है, 1 लोगों को थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। उसको लाइमलाइट, उसको हाईलाइट करते थे। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो विद्यार्थियों का था, छात्रों का था। उनका पैसा तो जाता ही था, पैसे तो रहते नहीं, बेरोजगार रहते हैं। और दूसरा ये कि उनका समय बहुत व्यतीत होता था, उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट, उनका जो टाइम है सारा का सारा इसमें डूब जाता था।
तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और लिखा है कि संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा ने बिना बहस के इस बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को ही पारित हुआ है। अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया है और विधेयक में वास्तविक रकम पर आधारित जिनमें पैसा लगता है, और सरकार ने ऐसे गेम को बंद नहीं किया है जिसमें पैसा नहीं लगता है। जैसे कोई एजुकेशनल है, उसमें कुछ क्विज वगैरह चल रही हैं या कुछ इस तरीके के स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो उनकी कैटेगरी अलग अलग बांट दी है। और जिसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, ये जो मनी गेम्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज वगैरह आते हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे लोग उसका प्रचार भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर कोई उसका प्रचार करेगा तो वो भी जेल जाएगा, उसके खिलाफ भी जुर्माना होगा, या ऐसी कोई कंपनी होगी तो उसके खिलाफ भी जुर्माना और वो भी जेल जाएगा। जो आईपीएल वगैरह चलते हैं, जो खेल वगैरह चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे इस तरीके के गेम आपने नाम उनके सुने होंगे। यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए लिखा है, इसमें कौशल आधारित फैंटेसी स्पोर्ट्स और संयोग आधारित रमी, पोकर जैसे खेल शामिल है। और मैंने बताया था आपको अभी कि इसमें 32,000 करोड़ ये सालाना कमाते थे। ये देखिए, इन्हें जुए की श्रेणी में रख दिया गया है, रमी वगैरह ये जितने भी हैं, पोकर वगैरह, और इसमें जुड़े विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। देश का सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 कारोबार बंद करने की तैयारी कर रही है। चल हट यहाँ से। और इसका बहुत सारे लोग जो विरोध कर रहे थे, ये देखिए सोशल मीडिया पर विरोध कर, उन्होंने कहा 45 करोड़ लोगों को इसका नशा हो गया है और परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए की कमाई। इसमें बहुत ज्यादा प्रचार में पैसा देते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ये लोग प्रचार करवाते हैं, जिसकी वजह से नए नए लोग जुड़ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना बड़ा ऑफर देते हैं प्रचार करने का। मेरे पास एक बार एक ईमेल आई थी जिसमें एक वीडियो का ये लगभग 50,000 देने को तैयार थे, जबकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है, लेकिन उनको ये पता है कि इस चैनल में केवल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं। ये चैनल कभी भी विद्यार्थियों के भरोसे को नहीं तोड़ेगा, ना ही सरकार से कोई कभी पैसा लेगा। सरकार की भी एक योजना आई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप आवेदन कर दीजिए। ना ही सरकार से कभी कोई पैसा लेगा, ना इस तरीके की कंपनियों से कोई पैसा लेगा, और ना ही कभी किसी छात्र से कोई पैसा लेगा ये चैनल। अब प्रतिबद्धता है मेरी। और अगली जो सूचना है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकेटीयू की है। अदर स्टेट के विद्यार्थी अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, रिक्त सीटों पर चौथे चरण की काउंसलिंग, अब समझ गए कि जिनको एडमिशन लेना था वो ले चुके, अब सीटें खाली हैं। तो अदर स्टेट के कोई विद्यार्थी अगर आना चाहते हैं चौथे चरण की काउंसलिंग के बाद, तो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं और सीधे एडमिशन होगा उनका। लेकिन छठे चरण में बीटेक व बीफार्मा में प्रवेश के लिए 24 तक करा सकेंगे पंजीकरण। आज जारी होगी कॉलेजों में खाली सीटों की जानकारी। बीपीएससी से भर्तियां चल रही हैं लगातार। अब स्नातक स्त्री 1481, कार्यालय परिचारी के 3,727 पदों पर बहाली। बीपीएससी स्नातक स्त्री परिचारी पदों पर 5,208 भर्तियां, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर में अवसर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन वैकेंसी है 2,865 पदों पर, और इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। 15 से 24 के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार। ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।